सबका स्वागत है लतीफ़ सर कोचिंग क्लासेस, जो पिछले 12 वर्षों से अपनी सेवा दे रही है। ये एनटीपीसी टेस्ट पेपर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे सबसे पहले आपको मिलेंगे, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। जो भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए और तो मैं आपको आपके सब उसमें ईमेल आईडी डाल दूंगा, आप उस पर और जानकारी मुझे ले सकते हैं। ठीक है, भेजकर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एनटीपीसी टेस्ट पेपर, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और आज की डेट में ऑनलाइन पेपर होने से पेपर का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। इसके चलते अच्छे टेस्टों को लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? खो खो, बुचकशी, बैडमिंटन, तीरंदाजी। अगर हम देखें भूटान का राष्ट्रीय खेल अगर कोई है तो वो मिलता है हमें कौन सा? तीरंदाजी मिलता है। खो खो यह महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। ये महाराष्ट्र से इस खेल की शुरुआत हुई थी। बुचकशी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन को अगर हम देखें, बैडमिंटन हमें मिलता है मलेशिया, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। और जो तीरंदाजी है वो हमें मिलता है भूटान का राष्ट्रीय खेल। इसके बाद अगर हम देखें तमिलनाडु का राजकीय खेल, तमिलनाडु का राजकीय खेल अगर कुछ है खो खो, मलखम, क्रिकेट और कबड्डी। इसमें से तमिलनाडु का राजकीय खेल अगर कोई है वो है कबड्डी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल का अगर कोई खेल है तो वो है कबड्डी। दक्षिण भारत में कबड्डी को चेडू गुड्डू के नाम से जानते हैं। कबड्डी को चेडू गुड्डी के नाम से जानते हैं। भारत में कबड्डी अगर किसी ने प्रारंभ करी थी तो वो नाम मिलता हमें बाबर। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मलखम जो है वो मध्य प्रदेश का राज्य खेल है, एमपी का। और क्रिकेट जो है वो कर्नाटक का राष्ट्रीय खेल, राज्य खेल है, कर्नाटक का ही राजकीय खेल है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को सविनय अभिज्ञा की प्रेरणा किसने दी थी? गांधी जी को सविनय अभिज्ञा की प्रेरणा किसने दी थी? ये एक आंदोलन था जो 1930 में दांडी से गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया था। लेनिन, एंड्रूज, मैकमिलन, हेनरी डेविड। इसका आंसर है हेनरी डेविड। हेनरी डेविड एक अमेरिकी निबंधकार थे। हेनरी डेविड एक अमेरिकी निबंधकार थे। इन्होंने अपने निबंध में सविनय अभिज्ञा को एक अन्यायपूर्ण राज्य के लिए अभिज्ञा का तर्क दिया था। अन्यायपूर्ण राज्य के लिए अभिज्ञा का एक तर्क दिया था। इसीलिए गांधी जी को अगर किसी से प्रेरणा मिली है सविनय अभिज्ञा आंदोलन की तो वो मिली है हेनरी डेविड से। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, जिसे बायोडाइवर्सिटी डे कहते हैं, यह मनाया जाता है 22 मई, 22 मार्च, 17 जून, 3 जून। ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ये नैरोबी जो यूएनओ के द्वारा पर्यावरण केंद्र है यूएनओ का, ये नैरोबी सम्मेलन में 1992 में ये कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाना चाहिए। पहले ये 29 मई था, फिर इसके बाद 29 मई से उठाकर इसको कर दिया गया कुछ, तो वो कर दिया गया 22 मई कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, एंटीबॉडीज का निर्माण अगर कहीं होता है तो वो कहाँ होता है? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट। ये सब जो है ये WBC है,
WBC के अंतर्गत आती है। मोनोसाइट ये घोड़े के नाल के आकार की होती है। न्यूट्रोफिल्स ठीक है बैक्टीरिया से लड़ती है। बेसोफिल्स इनकी संख्या सबसे कम होती है, सबसे कम अगर किसी की होती है बेसोफिल्स। लिम्फोसाइट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का निर्माण अगर कहीं होता है तो हम कह सकते हैं वो निर्माण अगर कहीं होता है लिम्फोसाइट में होता है। एक क्वेश्चन आता है कि HIV किसको प्रभावित करता है, HIV एड्स किसको प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं एड्स अगर किसी को प्रभावित करता है वो टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर हम देखें सेरिकल्चर, मोनोकल्चर, डेंड्रोलॉजी, उलेरी कल्चर। तो सब्जियों के अध्ययन को अगर कुछ कहा जाता है वो कहा जाता है उलेरी कल्चर। सेरिकल्चर अगर हम देखें ये है रेशम से, ये कैसे मिलता है हमें, रेशम से मिलता है, ठीक है। अगर हम मोनोकल्चर को देखें तो ये हमें मिलता है फसल से, फसल से, फसल के द्वारा मिलते, फसल के अध्ययन को करते हैं। और अगर हम डेंड्रोलॉजी देखें तो ये कास्ट यानी लकड़ी के अध्ययन को कहते हैं। तो सब्जी के अध्ययन को अगर कुछ कहा जाता है वो कहा जाता है उलेरी कल्चर। अगला देखें, धनकर कहाँ का नृत्य है। धनकर अगर कहीं का नृत्य है पंजाब, गोवा, राजस्थान, यूपी। तो ये नृत्य जो है धनकर अगर कहीं का मिलता है हमें वो मिलता है पंजाब का नृत्य, ठीक। धनकर कहाँ का नृत्य है, धनकर हमें मिलता है पंजाब का नृत्य मिलता है। अगला क्वेश्चन, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। गिर वन अभ्यारण्य कहाँ पर है, गोवा, असम, केरल, गुजरात। तो ये अगर कहीं है तो ये कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। इस गिर को बब्बर शेरों का घर यानी टाइगर्स का बब्बर शेरों का घर अगर किसी को कहते हैं वो गिर अभ्यारण्य को कहते हैं। यहाँ पर बब्बर शेरों की संख्या अधिक है, इसीलिए गुजरात का जो राज्य पशु है वो बब्बर शेर है, बब्बर शेर है। अगर कोई मिलता है वो कौन सा मिलता है, बब्बर शेर मिलता है। अगला क्वेश्चन, चरकुला नृत्य कहाँ का है। चरकुला नृत्य अगर कहीं का है तो वो मिलता हमें यूपी, गोवा, केरल और मिजोरम। ये नृत्य हमें अगर कहीं का मिलता है तो ये मिलता है मिजोरम का, ठीक। अगला क्वेश्चन, लासार फेस्टिवल, लासार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। लासार फेस्टिवल गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये मंगोलाइट जाति जो तिब्बती लोग होते हैं ये उनके द्वारा नया साल मनाया जाता है। ये पहला दिन होता है कैलेंडर का जो फरवरी या मार्च के बीच में होता है, उसी में ये मनाया जाता है। लहसर ये मनाया जाता है तिब्बत में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें बन्नार घट्टा, बन्नार घट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है। बन्नार घट्टा को जो अलग किया गया था राष्ट्रीय बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान से 2002 में अलग किया गया था। 2002 में इसको अलग किया गया था क्योंकि यहाँ पर एक प्रजाति है जो है तितली प्रजाति। ये तितलियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बन्नार घट्टा जैविक उद्यान अगर कहीं मिलता है वो बेंगलोर में मिलता है। और किस लिए प्रसिद्ध है, वो तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, भारत के पहले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अगर कोई थे, वजात हबीबुल्ला, कोसर खान, DC मल्होत्रा, MC सेतलवाड़। तो वो हमें मिलते हैं MC सेतलवाड़ सबसे पहले अटॉर्नी जनरल। यह एक संवैधानिक पद है
यह एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल 148 में हमें मिलता है। आर्टिकल किस में मिलता है? 148 में मिलता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। भारत के पहले मंत्रिमंडल सचिव सेक्रेटरी अगर कोई थे, द गोपालन, कृष्ण मेनन, नेहरू, एन आर पिल्ले, तो वो नाम मिलते हैं अगर हमें, तो वो मिलते हैं एन आर पिल्ले। ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सचिव अगर कोई रहे तो वो रहे थे एन आर पिल्ले। अगला क्वेश्चन देखें। पिट्यूटोरिक ट्रंच किस द्वीप के पास स्थित है? पिट्यूटोरी ट्रंच अगर किसी द्वीप के पास स्थित है तो लिपिलेक द्वीप, हवाई द्वीप, केको द्वीप और मिलपोकी द्वीप। तो ये मिलता है हमें मिलपोकी द्वीप के पास स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे अर्ध महाद्वीप कहा जाता है? विश्व का अर्ध महाद्वीप अगर किसी को कहते हैं तो यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वो मिलता है हमें दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसे हम अर्ध महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन। किस महाद्वीप में सबसे अधिक आंतरिक जल मार्ग है? इंटरनल वाटर मार्ग है। हम अगर कहें सबसे अधिक जल मार्ग किस महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, तो यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो वो सबसे ज़्यादा अगर हमें कहीं मिलते हैं वो मिलते हैं हमें यूरोप के अंदर। यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा आंतरिक जल मार्ग मिलते हैं। ठीक। अगला। प्लेट्यू महाद्वीप, प्लेट्यू महाद्वीप यानी पठार महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा प्लेट्यू अगर किसी को महाद्वीप को कहते हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा पठार अगर कहीं मिलते हैं तो इसी कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। अगला हम देखें तो इज़राइल की भाषा क्या है? इज़राइल एक ऐसा विश्व का देश है जो बैलिस्टिक मिसाइल देश है। इज़राइल की भाषा क्या है? स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और हिब्रू। जो मिलती है वो हमें मिलती है इज़राइल की भाषा हिब्रू मिलती है। बाइबल जो लिखी गई थी, बाइबल जो लिखी गई थी अगर किसी ओरिजिनल भाषा में तो वो लिखी गई थी हिब्रू भाषा में। और इज़राइल की अगर कोई भाषा मिलती है हमें तो वो मिलती है बाइबल, हिब्रू भाषा मिलती है। अगला क्वेश्चन। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? ये अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अरब, ईरान, इराक, इज़राइल। ये मक्का मदीना जो अरब में स्थित है उसके बाद तीसरा पवित्र स्थान मुस्लिमों का। मक्का मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थान अल अक्सा मस्जिद अगर कहीं मिलती है तो वो हमें मिलती है इज़राइल में। कहाँ पर मिलती है? इज़राइल में मिलती है। अगला क्वेश्चन। कैनियन सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? कैनियन का अर्थ होता है एक प्रकार की दरार घाटी, वैली। कैनियन सर्वाधिक अगर कहीं मिलते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर में और प्रशांत महासागर में। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा अगर हमें कहीं कैनियन मिलते हैं तो वो मिलते हैं प्रशांत महासागर में। सबसे ज़्यादा कैनियन अगर पाए जाते हैं वो मिलते हैं प्रशांत महासागर में। एक क्वेश्चन आता है ग्रेट कैनियन किस नदी पर है? ग्रेट कैनियन किस नदी पर? कोलोराडो नदी पर स्थित है, वो अमेरिका में स्थित है। फिर इसके बाद आता है चाइना मैन शब्द किस खेल से है? चाइना मैन शब्द हॉकी, गोल्फ, खो खो, क्रिकेट। तो चाइना मैन शब्द जो है वो अगर किसी से आता है तो वो आता है क्रिकेट से। गूगली, चाइना मैन, दूसरा
ठीक है ना। ये अगर शब्द किसी खेल से मिलते हैं तो ये हमें मिलते हैं क्रिकेट से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, पंपिंग क्रीज शब्द किस खेल से है? पंपिंग क्रीज शब्द किस खेल से संबंधित है? पंपिंग क्रीज होती क्या है? जब क्रिकेट में जहां से बॉलर और बैट्समैन खड़ा होता है, बॉलिंग करता है, और क्रिकेटर बैट्समैन जब खड़ा होता है उस जगह को कहते हैं पंपिंग क्रीज। इसकी चौड़ाई लंबाई जो होती है वो 4 फीट होती है। कितनी होती है? 4 फीट के समथिंग होती है। ये शब्द अगर किसी खेल से मिलता है, हमें मिलता है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, राधा मोहन कप। राधा मोहन कप अगर किसी खेल से मिलता है, हॉकी, बैडमिंटन, पोलो और गोल्फ, तो वो मिलता है हमें अगर किसी खेल से राधा मोहन कप, वो मिलता है हमें पोलो से। पोलो एक ऐसा खेल है जिसमें सिर्फ एक हाथ का ही प्रयोग किया जाता है। पोलो सिर्फ ऐसा खेल है जिसमें एक हाथ का प्रयोग किया जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि किस खेल में एक हाथ का प्रयोग किया जाता है, तो वो है पोलो। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पाल कप किस खेल से संबंधित है? पृथ्वी पाल कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, ब्रिज, कुश्ती और पोलो। तो ये भी है किससे है? ये है पोलो से संबंधित। किस खेल से है? ये है पोलो से संबंधित कहा जाता है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका लिम्फोसाइट बनती हैं? तो हम देखते हैं अगर ये कहीं बनती है लिम्फोसाइट, ये बनती है लीवर, यकृत, दीर्घस्थि, लॉन्ग बोन मैरो, अग्नाशय, पैंक्रियाज या तिल्ली, स्पीलिया। तो ये लसिका जो सेल बनती है, कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल अगर कहीं बनती हैं तो वो बनती हैं लॉन्ग बोन मैरो। लॉन्ग हड्डी में बनती है, यानी दीर्घ अस्थियों में बनती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है। इंसुलिन जो डायबिटीज के लिए उत्तरदायी होता है, यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दे में, पिट्यूटरी में। तो ये होता है अग्नाशय में, जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं। इंसुलिन में एक एलिमेंट निकलता है जिसे हम कहते हैं जिंक, ZN। जिंक अगर हम मिलता है, अगर निकलता है किसी से जस्ता या जिंक के रूप में, तो वो निकलता है इंसुलिन में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंसुलिन में कौन सा मिनरल्स निकलता है, तो हम कह सकते हैं वो कौन सा निकलता है? ZN, यानी जस्ता निकलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हार्मोन्स है? निम्न में से कौन हार्मोन्स है? चलिए देखते हैं। RNA, इन्वर्टेज, इंसुलिन, स्कारबिक एसिड। देखिए इन्वर्टेज जो है वो एंजाइम है, RNA जो है वो DNA के अंतर्गत आता है, स्कारबिक एक एसिड है, और ये मिलता है हमें इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये पैंक्रियास से स्रावित होता है। फिर इसके बाद हम देखें, मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है, अर्थात लड़के का जन्म होता है? कौन से क्रोमोसोम से जो मिलने से अगर किसी का लड़के का जन्म होता है, तो पुरुषों का X और स्त्रियों का Y, पुरुषों का X और स्त्रियों का X, पुरुषों का Y और स्त्रियों का X, पुरुषों का Y और स्त्रियों का Y। देखिए निर्भर जो बालक करता है वो पुरुष के Y पर निर्भर करता है, पुरुष के Y पर निर्भर करता है, क्योंकि पुरुष में जो होते हैं 22 प्लस, ठीक है ना, 22 प्लस XY मिलते हैं, और स्त्री में जो होते हैं 22 प्लस XX मिलते हैं। हमें कौन से मिलते हैं? XX मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं पुरुषों का Y और स्त्रियों का X ही बालक को जन्म देता है, यानी लड़के को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन्स। आयोडीन को स्रावित अगर कोई हार्मोन्स करता है तो वो कौन सा करता है? थायरॉक्सिन,
इंसुलिन, एड्रेनालिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो वो करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। अगर कोई स्रावित करता है आयोडीन को तो वो करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्न में से हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम को फास्फेट में विनिमित करता है? रक्त कैल्शियम को फास्फेट में विनिमित करता है, यानी जो हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, जिससे हमारे को बॉडी में पथरी होती है, स्टोन बनती है, कैल्शियम सल्फेट के कारण पथरी बनती है, उसको स्रावित कौन करता है? उस हार्मोन्स को ग्लूकेगान, वृद्धिमार हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स और थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो हम देखते हैं अगर इस हार्मोन्स को कोई स्रावित करता है तो वो करता है आपका पिट्यूटरी हार्मोन्स। अगर कोई स्रावित करता है, रिलीज करता है इसको, तो वो कौन करता है? पिट्यूटरी हार्मोन्स स्रावित करता है। ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है उससे ही स्रावित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क के निम्न में से कौन सा एक निगाकरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है? यानी ह्यूमन का ब्रेन जो है मस्तिष्क के, वो चार उसमें होता है। सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। अगर हम देखें उल्टी, रेस्पिरेशन, श्वसन अगर किसी के अंतर्गत आते हैं, दिल की धड़कन, ये अगर किसी के ब्लड प्रेशर ये आते हैं किसी के अंतर्गत, तो ये आते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। किसके अंतर्गत आते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो हमें इसका आंसर मिलता है टाइलिन। ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम लैर में होता है, ठीक है ना, जबान में होता है। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन भी होता है, पेप्सिन भी एंजाइम ये मिलते हैं, ये हमारे भोजन को पचाते हैं। लार में हमें इमर्टेज और टाइलिन मिलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? पाचक में एंजाइम नहीं होते, यानी खाने को पचाने में सहायक नहीं होते, वो टाइलिन नहीं होते हैं। मानव का मूत्र एक पीला वर्ण के कारण होता है, यानी मूत्र जो है यूरिन पीला किस कारण होता है? साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम और फिनोलीक्रोम। तो ये मिलता है हमें यूरिन का पीलापन यूरोक्रोम के कारण यूरिन हमारा पीला मिलता है। यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा 0.1% होती है। यूरिन अगर कहीं रुकती है तो यूरिन ब्लैडर में रुकती है। यूरिन का निर्माण लीवर में होता है। निम्न में से कौन सा एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? भोजन पौधों के भोजन के लिए अति आवश्यक है, तो वो है निम्न में से कौन पौधों के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन, स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन। पौधे भोजन के उत्पादन के लिए, यानी भोजन बनाते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं अपना, किससे बनाते हैं? ऑक्सीजन से बनाते हैं। ये ऑक्सीजन इनको जल के द्वारा, H2 के द्वारा, पानी के द्वारा ये जड़ें प्राप्त करती हैं, जिससे जो बनता है वो क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ठीक, भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद थायमिन क्या है? थायमिन जो है वो विटामिन है, विटामिन B6, इसको स्कारबिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B6 और विटामिन V1। तो ये थायमिन जो आता है वो विटामिन V1 के अंतर्गत आता है। ठीक है, V1 जो है वो बेरी विटामिन भी कहा जाता है, इसीलिए इसे थायमिन भी कहते हैं। तो विटामिन V1 को थायमिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र में नमकीन होता है पानी, समुद्र में जल गहरा होता है, समुद्र का जल भारी होता है,
समुद्र का जल हल्का होता है, तो समुद्र का जल जो होता है वो क्या होता है, भारी होता है। इसीलिए समुद्री जल में आसानी से तैरा जा सकता है। ठीक है, आसानी से तैरा जा सकता है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानी जाती है। निर्जलित बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो मिलता है हमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बर्फ के रूप में मिलती है। इसीलिए जो वाटर है वो हमें तीनों अवस्था में मिलता है, लिक्विड अवस्था में, ठीक है, जिसे द्रव अवस्था कहते हैं, गैस अवस्था, गैस में मिलता है, और हम ठोस यानी सॉलिड अवस्था में भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, H2O, D2O, H2O, CO, O3, H2S, तो वो होता है D2O। ये भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है आइसोटॉप से। आइसोटॉप से ये भारी जल है। इसका प्रयोग जो किया जाता है रिएक्टरों में किया जाता है। कितना में किया जाता है, रिएक्टरों में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें हम, एक कोश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान होना, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान होना, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होता है, तरल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जो होता है जल की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण जल आसानी से ऊंचाई तक चढ़ता है। अगला क्वेश्चन, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। बर्फ में वायु भरी होती है, बर्फ का घनत्व डेंसिटी पानी से कम होता है, पानी का बर्फ से ज़्यादा गहरा होना, बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होना। ठीक है, बर्फ का घनत्व जो है पानी से ज़्यादा होना। तो हम अगर देखते हैं कोई भी चीज़ अगर तैरती है तो उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, पानी से डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर हम डेंसिटी इज इक्वल टू देखें फार्मूला, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान यानी मास अपान वॉल्यूम, द्रव्यमान अपान मास, द्रव्यमान यानी मास अपान वॉल्यूम यानी आयतन। तो हम कह सकते हैं कि घनत्व जो है कम होगा कोई भी चीज़ का तभी वस्तु तैरेगी। जैसे बादलों का आसमान में तैरना कम डेंसिटी के कारण, हम भी तैरते हैं। जैसे मुर्दे का पानी में तैरना, डेड बॉडी का पानी में तैरना, वो निर्भर करता है डेंसिटी, क्योंकि जिंदा पर हमारी डेंसिटी अधिक होती है और मरने के बाद डेंसिटी हमारी बॉडी की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसीलिए वह पानी में तैरता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का राजकीय चिन्ह मछली है। भारत के किस राज्य का राजकीय चिन्ह अगर मिलता है वो मछली मिलता है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, वो है आंसर हमारा यूपी। यूपी का राज्य के चिन्ह अगर हमें मिलता है तो वो मिलता है हमें मछली। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में मिलता है, ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है, तो वो हमें मिलता है कौन, वाटर। अभी पीछे बताया मैंने आपको कौन मिलता है, हमें पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मिश्रण है, कौन मिश्रण है यानी मिक्सचर है। दूध एक पायस के अंतर्गत आता है, निमल्सन ये कोलाइडी के अंतर्गत आते हैं, निमल्सन, पायस। ठीक है, इस्पात जो है वो है कंपाउंड यानी मिश्र धातु, मिक्सचर धातु है। यहाँ आयरन कार्बन से मिलकर बनता है। इस्पात को कठोर करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है, पर कुछ इस्पात में मैग्नीज, क्रोमियम,
वेनेडियम, टंगस्टन भी मिलाया जाता है। मैग्नीशियम, टंगस्टन, वेनेडियम और टंगस्टन भी मिलाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है, दिल्ली में लोह स्तंभ में जंग न लगने का कारण, जंग नहीं लग रही उस लोह स्तंभ में, जंग न लगने का कारण क्या है? जंग न लगने का कारण उसमें मिलाया गया है मैग्नीज। क्या मिलाया गया? मैग्नीज मिलाया गया, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी। ठीक वो होती है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? सेमीकंडक्टर में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणुओं में एटॉम में कक्षा यानी ऑर्बिट को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। जो एटम होता है, कोई परमाणु होता है, उसकी कक्षा को जो भरने का क्रम होता है वो किस पर निर्भर करता है? फार्मूला होता है अफवाहू का थ्योरी, अफवाहू का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हुड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम। तो ये जाना जाता है अफवाहू का सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा भरा जाता है? अफवाहू के सिद्धांत के द्वारा भरा जाता है। अगला क्वेश्चन, ठोस से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेपराइजेशन, बाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना और ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। जो कोई ठोस यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं, ठोस यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं, उन्हें हम कहते हैं, या वाष्प में बदलते हैं, उन्हें हम कहते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, सब्लिमेशन विधि। इसके बाद आइए ये वाला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण, अगर हमें किसी वेद का ब्राह्मण मिलता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो मिलता है हमें यजुर्वेद का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो हम कह सकते हैं ये मिलता है हमें यजुर्वेद का। किसका मिलता है? यजुर्वेद का मिलता है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद में मंडल कितने हैं? 40, 20, 10 और 15। तो यजुर्वेद में सबसे ज़्यादा मंडल मिलते हैं हमें। कितने मिलते हैं? 40 मंडलों का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र किस उपवेद के प्रवक्ता थे? विश्वामित्र ने कौन सा उपवेद लिखा? क्योंकि हर वेद के उपवेद हैं, ठीक है ना, हर वेद के उपवेद हैं। जैसे आयुर्वेद ऋग्वेद का है, आयुर्वेद ऋग्वेद का है, गंधर्ववेद सामवेद का है, ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है, शिल्पवेद अथर्ववेद का है, ठीक है, शिल्पवेद किसका है? अथर्ववेद का है। आयुर्वेद का, आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का है, ठीक है, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का है, गंधर्व वेद जो है वो आपका सामवेद का है, और शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। विश्वामित्र किस उपवेद के प्रवक्ता थे? विश्वामित्र अगर किसी के प्रवक्ता थे तो वो मिलता है हमें धनुर्वेद, जो यजुर्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद के प्रवक्ता थे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वेलिंगटन द्वीप और बल्लार द्वीप पर बंदरगाह है? वेलिंगटन द्वीप और बल्लार द्वीप पर स्थित थे कोचीन बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह और हमें मिलता है मारगोवा बंदरगाह। तो जो हमें मिलता है वो मिलता है कोचीन बंदरगाह में। कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है कोचीन बंदरगाह में मिलता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर भारत का अंग कब बना?
जम्मू कश्मीर भारत का अंग कब बना? 26 अक्टूबर सन 1948, 26 नवंबर सन 1948, 26 अक्टूबर सन 1947, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ये बना था जम्मू कश्मीर। राजा हरि सिंह ने इस पर हस्ताक्षर करे थे, राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर करे थे। वो बना था 26 अक्टूबर सन 1947 में, भारत का अंग बना था। 26 अक्टूबर सन 1947 में भारत का अंग बना था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो ये व्यवस्था अगर कहीं से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। अगर हम देखें अधिनियम 1919 जिसमें ये व्यवस्था ला दी गई थी, ठीक है ना, 1919 ये ब्रिटेन के द्वारा व्यवस्था लाई गई थी। अधिनियम 1935 भी अगर हम ध्यान से देखें तो अधिनियम 1935 में इसमें 300 के ऊपर आर्टिकल अनुच्छेदों को मान्यता मिल गई थी। अगला क्वेश्चन, बम्बई, कोलकाता इत्यादि महानगरों में प्रमुख वायुमंडल प्रदूषण का कौन से कारण होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एवं गर्म हवा, परागण एवं दलदलीय गैसें, ओजोन। तो मुंबई महानगरों में जो पॉल्यूशन होता है तो वो पॉल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन के लिए उत्तरदायी होते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषण के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक द्वितीय पॉल्यूशक है? द्वितीय पॉल्यूशक, देखिए प्रथम पॉल्यूशक वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पॉल्यूशन होता है, जैसे सल्फर CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड NO2, ये प्राकृतिक रूप से होते हैं। पर अगर हम देखें द्वितीय पॉल्यूशक, द्वितीय पॉल्यूशक वो होते हैं जो किसी रिएक्शन के द्वारा, जो किसी रिएक्शन के द्वारा बनते हैं, क्रिया के द्वारा बनते हैं, जैसे ओजोन O3। ओजोन पर जब, ऑक्सीजन पर जब परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तब ओजोन का निर्माण होता है। तो हम कह सकते द्वितीय प्रदूषक, पॉल्यूटेंट अगर कोई मिलता है हमें तो वो मिलता है ओजोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। वो आंसर हमें मिलता है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। वो मिलता है हमें मेघालय, क्योंकि मेघालय सिर्फ और सिर्फ असम को ही छूता है। मेघालय सिर्फ असम को ही छूता है, इसीलिए भूटान को नहीं छूता। भूटान को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल छूते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति का सही नहीं है? कौन सी शक्ति सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। वो अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना दक्षिण भारत में मूसलीपट्टम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। देखिए इस क्वेश्चन को, पुर्तगालियों ने 1499 में, पुर्तगाली जो आए थे वो 1498 में आए थे, ठीक है, वास्को डी गामा। इसलिए इसका आंसर ये गलत होगा, क्योंकि गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीना था 1510 के समथिंग, यूसुफ आदिल शाह से छीना था, इसलिए इसका आंसर ये गलत होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दक्षिण में भारत में मूसलीपट्टम में लगाया, बिल्कुल सही। पूर्वी भारत में अगर कहीं लगाया तो वो लगाया उड़ीसा में, बिल्कुल सही। डुप्ले ने, फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा किया था, बिल्कुल सही। ठीक, अगला क्वेश्चन,
18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम अनुसार क्या होगा? पाणीबास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। देखिए, इसमें सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध जो हुआ था वो सबसे पहले हुआ था अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1749 में हुआ था कर्नाटक में। 1749 में हुआ था कर्नाटक में। फिर इसके बाद अगर कोई हुआ था तो वो हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में गंगा नदी किनारे। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमें मिलता है बाड़ीबास का युद्ध जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। फिर हम देखें तो हमें मिलता है बक्सर का युद्ध 1764 में अगर कोई युद्ध मिलता है हमें तो वो मिलता है कौन सा? बक्सर का युद्ध मिलता है। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बाणीबास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ष 1947 के समान है? देखिए, ये अब कल रीजनिंग आ गई, ये कैलेंडर की रीजनिंग है। कभी भी वो आपसे समान वर्ष पूछें, समान वर्ष का मतलब होगा बिल्कुल 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक पूरी डेटें समान होनी चाहिए। 1 जनवरी से लेके पूरी 31 दिसंबर तक की डेटें समान होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, जो भी वर्ष आए, साल आए, उसके लास्ट में आप 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 7, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, कितना बचा हमारे पास? 3 रिमाइंडर बचा। यदि शेषफल हमारे पास 3 या 2 बचे तो हम उसमें 11 जोड़ देंगे। अगर हम 1947 में 11 जोड़ दें, 1947 में 11 जोड़ दें तो हमारे को कितना मिलेगा? 1958 मिलेगा। कौन सा मिलेगा? 1958 मिलेगा। यदि 3 और 2 मिलते हैं, यदि 3 और 2 मिलते हैं तो हम उसमें 11 जोड़ देंगे। यदि 0 रिमाइंडर मिलता है, शेषफल मिलता है, तो हम उसमें कितना जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। और अगर हमें 1 रिमाइंडर मिलता है तो हम इसमें 6 जोड़ देंगे। हम इसमें क्या कर देंगे? 6 को 8 कर देंगे, जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? 1958 होगा। अगला क्वेश्चन, 2040 वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? 2040 का अंतिम दिन कौन सा होगा? चलिए हम इसको लिख सकते हैं 2000, ठीक, प्लस हम इसको लिख सकते हैं 40। 2000 का अंतिम जो दिन होता है वो होता है 0, ठीक है, और 1900 का होता है 1, प्लस ये हो गया 40। अब इस 40 में हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर हमें कितना मिला? 10। ये 10 लीप ईयर आए। ये 10 क्या आए हैं? आपके लीप ईयर आए हैं। अब हमने इन सब को जोड़ दिया, टोटल कर दिया, तो ये हमारे पास कितने होगा? 50 होगा, 50। अब हम इसमें काय से डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से डिवाइड करा तो हमें कितना मिलता है? रिमाइंडर 1 मिलता है। 1 पहला दिन कौन सा होता है? पहला दिन अगर कोई होता है वो होता है सोमवार, यानी मंडे। हम कह सकते हैं 2040 वर्ष का अंतिम दिन अगर कोई होगा तो वो कौन सा होगा? सोमवार होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1766, 1776, 1779, 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में लुइस 16वां के समय में हुई थी, क्योंकि उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को
आज़ाद कराने में काफ़ी कर्जा कर लिया था, इसीलिए फ्रांस में इस क्रांति ने जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन देखें हम। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1761 से 1765, 1826 से 1831, 1861 से 1865, 1869, 1889 से 1883। हम अगर देखें तो अमेरिका में गृह युद्ध किस अवधि में हुआ था? अमेरिका में एक दास प्रथा थी जो अब्राहम लिंकन ने समाप्त की थी। उस दास प्रथा के चलते अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच गृह युद्ध हुआ था। उत्तरी अमेरिका राज्य और दक्षिणी अमेरिका के राज्य के बीच में ये चला था। इसके बाद हम देखें अगला क्वेश्चन। अमेरिका की दूसरी क्रांति का संबंध किस प्रथा से था? अमेरिका की दूसरी क्रांति का संबंध ऐसी किसी प्रथा से मिलता है, हमें वो मिलता है दास प्रथा, जो अब्राहम लिंकन ने खत्म की थी। अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में चित्रकला बसोरली मिलती है? बसोरली चित्रकला किस राज्य में मिलती है? हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा। तो ये मिलती है हमें हिमाचल प्रदेश में। कहाँ की है ये चित्रकला? हिमाचल प्रदेश की चित्रकला है। अगला क्वेश्चन। मोनालिसा, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और इनमें से कोई नहीं। 70 सेंचुरी के समथिंग जो इस मोनालिसा कृति की रचना की गई थी वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा की गई थी। लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ज़बरदस्त चित्रकार थे। ये इंजीनियर भी थे, चित्रकार भी थे, बहुत सी चीज़ें इनमें थी। इनकी मौत जो हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। इनकी मौत जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ये जो लियोनार्डो दा विंची थे ये इटली के थे। अगला क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण पर व्यय हुए खर्च 21 लाख रुपए की राशि का तकरीबन आधा भाग एक परिवार द्वारा दान से प्राप्त हुआ था। निम्न में से वह कौन सा परिवार था? यहूदी परिवार, पारसी परिवार, पंजाबी परिवार, ईसाई परिवार। वो प्राप्त हुआ था 21 लाख रुपए, वो मिले थे पारसी परिवार से। भारत के अंदर जो पारसी सबसे ज़्यादा हैं वो अगर हमें कहीं मिलते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में मिलते हैं। पारसी परिवार के ही द्वारा हमें 21 लाख रुपए की राशि उस समय दी गई थी। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध क्रिमिनल युद्ध में कौन पराजित हुआ था? क्रिमिनल युद्ध जो हुआ था 1854 से 1856 के बीच में हुआ था। इसमें जो हारने वाला देश था वो कौन था? फ्रांस, जर्मनी, टर्की और रूस। इसमें जो हार हुई थी वो किसकी हुई थी? रशिया की हुई थी। किसकी हुई थी? रशिया इस युद्ध में हारा था। अगला देखें हम। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? यूरोप का समुद्रगुप्त अगर किसी को कहा जाता है नेपोलियन को, बिस्मार्क को, हिटलर को, मुसोलिन को, तो वो कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट्स को। और भारत का नेपोलियन बोनापार्ट समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड के इतिहास में 15 जून 1215 का क्या विशेष महत्व है? महारानी विक्टोरिया का सिंहासन, वाटरलू का युद्ध, ट्रफलगर का युद्ध, ब्रिटेन की विजय हुई थी, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर। ब्रिटेन जो है उसका जो लिखा है असंविधान, जो लिखा है वो अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार चलता है। परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार चलता है, वहाँ की जनता के अनुसार चलता है। वहाँ के लोगों ने 1215 में अपने फंडामेंटल्स राइट्स की बात करी थी, जिसके चलते ये मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिसके चलते किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन। घोषणा की गई थी। अमेरिका की स्वतंत्रता के समय, अमेरिका की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का राजा कौन था?
अमेरिका जब आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 में, उस समय वहाँ का राजा, ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय, चार्ल्स द्वितीय, जॉर्ज प्रथम। तो वो नाम मिलता है जॉर्ज तृतीय। किंग जॉर्ज तृतीय उस समय राजा थे। और नॉर्थ बुक जो थे वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं किस क्रांतिकारी का नारा था? किस क्रांति का नारा था? ठीक, प्रतिनिधि नहीं, लीडर नहीं तो नो टैक्स, यानी प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं होगा अगर किसी क्रांति का नारा था। चीनी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिका क्रांति, फ्रांस क्रांति। तो ये नारा मिलता है हमें किसका? अमेरिका की क्रांति का नारा था। किस क्रांति का नारा था? अमेरिका की क्रांति का नारा था। अगला, दयानंद सरस्वती किस मिशन से थे? दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। दयानंद सरस्वती जिन्होंने ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किया है, दयानंद सरस्वती अगर किसी से थे वो थे आर्य समाज। और एक और क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय किस समाज से संबंधित थे? लाला लाजपत राय अगर हमें किसी समाज से मिलते थे तो वो मिलते थे आर्य समाज से। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के नव वर्ष का त्योहार कौन सा है? दक्षिण भारत में कौन सा नव वर्ष के रूप में मनाते हैं? गोरी हब्बा, ओणम, पोंगल, उगादी। तो हम जानते हैं इसका आंसर उगादी है। ये कर्नाटक का है, कर्नाटक में मनाते हैं उगादी, और भी कई जगहों पर मनाते हैं। ये नव वर्ष के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार होता है। गोरी हब्बा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में ये स्त्रियों का त्योहार है। ओणम सब जानते हैं केरल में, ठीक है, अगस्त से सितंबर माह में मनाया जाता है। अगस्त से सितंबर माह में। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है जनवरी मकर संक्रांति के समय में, ठीक है। अगला देखें, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कहाँ का त्योहार है? हॉर्नबिल मणिपुर, त्रिपुरा, असम और नागालैंड। हॉर्नबिल पूर्व सेवन सिस्टर में सबसे प्रमुख अगर कहीं का त्योहार मिलता है तो वो हमें मिलता है नागालैंड का। कहाँ का मिलता है? नागालैंड का मिलता है। अगला, बांटू जनजाति कहाँ पर है? बांटू जनजाति अगर हमें कहीं मिलती है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। हमें मिलती है वो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ मिलती है? दक्षिण अफ्रीका में बांटू जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े सेलवास का उत्पादन, यानी सेलवास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सेलवास, जैसे क्वेश्चन आता है अमेज़न की घाटी में कौन से वन मिलते हैं? सेलवास के वन मिलते हैं, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़े सेलवास का उत्पादन कौन करता है? यूपी, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो वो करता है सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कोई करता है तो वो करता है महाराष्ट्र। अब आते हैं मैथ वाले पोजीशन पे, इसको ध्यान से समझिएगा, बी केयरफुल। 5 भुजा वाला पिरामिड कितनी गेंदों से बनेगा? 5 भुजा वाला पिरामिड कितनी गेंदों से बनेगा? इस प्रकार का जो पिरामिड बनते हैं आपको अगर याद हो, ठीक है ना, बॉल से बॉल खड़ा करके बनाए जाते हैं वो पिरामिड, या गिलासों को खड़ा करके बनाया जाता है वो पिरामिड कितनी बॉलों से बनेगा? चलिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, एन ब्रैकेट क्लोज n+1, ठीक। अगला ब्रैकेट n+2/6। अपॉन क्या होता है? 6 होता है। अब हम n की वैल्यू 5 रखेंगे। n की वैल्यू क्या रखेंगे हम? अब 5 रखेंगे, 5, ठीक। 5 और 1 कितना हो गया आपका? 6 इंटू, है ना, 5 इधर रख देंगे तो कितना हो गया? 7/6। 6 से 6 कैंसिल, 5 7 जा 35, 5 7 जा कितना हुआ? 35। तो हम कह सकते हैं 5 भुजा वाला पिरामिड
कितनी गेंदों से बनेगा, तो वो बनेगा 35 बॉलों से। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक कितने 150 अंश के कोण बनेंगे। ठीक है, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक कितने जो हैं 150 अंश के कोण बनेंगे। देखिए ये घड़ी हो गई, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। सुबह 7 बजे अगर हम देखें तो 1 घंटे में 180 से कोई भी एंगल 2 बार बनता है। 180 से कम का एंगल कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। यानी 24 घंटे में अगर हम देखें तो ये मिलता है हमें 24 घंटे में 44 बार, और 12 घंटे में हम देखें तो ये हमें मिलता है कितना, 22 बार। अब यहाँ पर कहा गया सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक 150 अंश। देखिए 150 अंश ऑलरेडी 7 बजे 150 का बनेगा, और ऑलरेडी 5 बजे भी 150 अंश का कोण बनेगा। अब सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक देखिए क्या ये दोनों अंक आ रहे हैं कि नहीं। पहले तो देखिए कितने घंटे होगा, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, तो ये हो गए आपके 10 घंटे। कितने घंटे होगा, 10 घंटे। क्या 5 7 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इनटू क्या करेंगे हम, 2 कर देंगे, तो ये आंसर कितना हो गया, 20 हो गया। हम कह सकते हैं वो कितने एंगल बनेंगे, वो 20 एंगल बनेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 161 पर 123 में दहाई का अंक 10 डिजिट, दहाई का अंक यानी वो 10 डिजिट पूछ रहा है। ये मेथड सिर्फ उन नंबरों पर लगेगा जिसके पीछे 1 हो। ये मेथड उन नंबरों पर लगेगा जिसके पीछे 1 हो, इसके अलावा और किसी पर ये नहीं लगेगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, इस 6 का इंटू लास्ट नंबर में कर दें हम। ये 10 डिजिट है यानी दहाई का अंक है, इस दहाई के नंबर का इंटू लास्ट डिजिट में करते हैं हम। 6 इंटू 3 कितना हुआ, 18। इसमें जो हमें नंबर मिला वो क्या मिला, 8 मिला। तो हम कह सकते हैं हमारा दहाई का अंक कोई होगा तो वो क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। जैसे एग्जाम्पल और बता देता हूँ, 21 पे 3 की पावर अगर हम देखते हैं तो 9261 होता है ना। अब इस 2 का इंटू 3 में कर दो। 2 का इंटू जब 3 में करोगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये 6 मिला हमें, कितना मिला, 6 मिला। तो हम कह सकते हैं इसमें जो आंसर मिलेगा हमें वो 8 मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एक गोला स्फीयर की रेडियस त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए, स्फीयर का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है आयतन वॉल्यूम का। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब, हम आर बराबर पहले ले लेते हैं 1। तो हम आर का अगर क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम हमें 1 ही मिलेगा। वॉल्यूम हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। फिर हम आर बराबर अगर रखते हैं आधा, 1/2 कर दें। क्या कर दें, 1/2 कर दें। अब इसका हम अगर वॉल्यूम निकालें, 1/2 का क्यूब करें तो हमें कितना मिलता है, 1/8 मिलता है। अब इसमें से बड़ा कौन सा, ये है ना, ये छोटा है तो इसको इसमें से घटा दें। 1 माइनस 1/8, ठीक, 1/8 इंटू कर दें, हमें मिलता है 7/8। इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम किससे इंटू करेंगे, 100 से। 100 से जब हमने इंटू करा तो ये हुआ 700, और 700 डिवाइड बाय 8, 8 अठैया 64, ठीक है, 8 अठैया 64, 6 बचा।
8 सातु 56, 4 बचा, 8 पंचे 40। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर जो आएगा 87.5% की कमी होगी। 87.5% की क्या होगी, कमी होगी। अगला क्वेश्चन, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डैश 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 1 माइनस 1/100 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन ना जाने कितने एग्जामों में आया, बी केयरफुल। हम ये 2 स्टेप लेंगे और ये आखिरी स्टेप लेंगे, ठीक। 2 1 ज़ा 2 और 1 गया तो क्या आया 1/2 इंटू, ठीक। 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 गया 2/3 डैश 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 डैश। 100 1 ज़ा 100, 100 में से 1 गया 99/100, 99 अपॉन क्या आया 100। चलिए ध्यान से देखिए, इससे ये कैंसिल, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर यानी हर और अंश कैंसिल, ठीक। ऐसे ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे आपके। अपन को यहाँ क्या मिला, 1 मिला अंश में यानी नॉमिनेटर में, यहाँ हर में क्या मिला 100 मिला। तो इसका आंसर अपन कह सकते हैं 1/100 होगा। कितना होगा 1/100, यानी ये कौन सा है, ये तीसरा आंसर है इसका 1/100। अगला क्वेश्चन देखें हम, 100 की पावर 51 इंटू 64 की पावर 41 इंटू 40 की पावर 31 का अभाज्य गुणनखंड, यानी इसके कितने फैक्टर टूट सकते हैं, उसने हमसे यही पूछा है। ध्यान से देखिएगा, बी केयरफुल। अगर हम 100 को तोड़ें, 100 को तोड़ें 2 से 5 0, फिर 2 से तोड़ें 25, फिर 5 से तोड़ें 5 और फिर 5 1 ज़ा 5, कितनी बार गया 4 बार गया, ठीक है। 64 को तोड़ें 2 से 32, फिर 2 से तोड़ें 16, फिर 2 से तोड़ें 8, फिर 2 से तोड़ें 4, फिर 2 से तोड़ें 2, ठीक। फिर हम 40 को तोड़ें 2 से 10, सॉरी 20 आएगा, फिर 2 से तोड़ा 10, फिर 2 से तोड़ा 5, फिर 5 से तोड़ा 5। चलिए 100 को तोड़ा कितनी बार टूटा, 1 2 3 4, 4 इंटू 51, पावर कितने की है 51 की है, पावर कितने की है 51 की, प्लस, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 इंटू 41, 6 इंटू क्या हो गया 41, 1 2 3 4, ठीक। ये कितनी बार है 4 बार, प्लस 4 इंटू 31, ठीक। क्या है 31। चलिए इंटू करें, इसका इंटू करेंगे तो कितना होगा 204, प्लस इसका इंटू करेंगे तो कितना होगा 624, प्लस इसका इंटू करेंगे कितना होगा 124, 124 होगा, ठीक है। कितना होगा 124। चलिए जोड़ दें, 4 6 10, 10 और 4 14, 14, ठीक। 0 4 2 6 हो गया, 6 और 1 7, ठीक। 2 2 4 4 और 1 5, यानी 574। कितने फैक्टराइज तोड़ सकते हैं 574 फैक्टराइज तोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी से बड़ी, तो हमें एचसीएफ का प्रयोग करना है। हमें किसका प्रयोग करना है, एचसीएफ का प्रयोग। पर अगर रिमाइंडर शेषफल दिया है तो हम इसको इसमें से घटाएंगे, 122 माइनस 2, 243
-3। ठीक है, घटा दें 120 और यहाँ घटा दें 240। 120 और 240। ठीक है, ऐसे पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी। अब अगर हम देखें ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 12, 24, 30 और 120, सबसे बड़ा कौन से टेबल में आते हैं, 120 टेबल में ये दोनों आते हैं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 120 होगा। क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 120 होगा। अगला क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, यदि इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं, तो उन अंकों का गुणनफल मल्टीपल क्या होगा। देखिए, कभी भी दो अंकों की संख्या निकालना, 2 डिजिट नंबर, तो इसका एक फार्मूला होता है 11 इंटू योग, ठीक, सम SUM सम प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस। जब वो आपको घटाने की कहेगा, घटाने की, तो आपको काय का साइन लगाना है, प्लस का। जब वो आपको जोड़ने की कहेगा, जोड़ने की कहेगा, तो आपको काय का साइन लगाना, माइनस। अपॉन क्या होगा, 2। अपॉन क्या होगा, 2 होगा। चलिए, योगफल कितना है, 5। 11 इंटू 5, ठीक, इनमें 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ना मतलब घटाना है, ठीक, 9 अपॉन 2, 9 अपॉन क्या हो गया, 2। चलिए देखें ध्यान से, 55 माइनस 9 अपॉन 2, 55 माइनस 9 अपॉन 2, लेस करें 46, ठीक है ना, 46 अपॉन 2 कितना मिला हमें, 23। यानी 2 नंबर अगर कोई मिलता है हमें, तो वो कौन सा मिलता है, 23 मिलता है। जब हमें 23 मिला, तो वो 23, वो क्या कह रहा है, इन अंकों का गुणनफल मल्टीपल क्या होगा। चलिए, 2 और 3 का मल्टीपल कर दें तो कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन देखें, 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो, तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लें। जब हम इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, क्योंकि वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक, अपॉन बराबर 4। इस साइड ले जाके इसको घटा दें, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। 4 के 1 किसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट 1 का, 4 किसका होता है, 2 का। साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 त्रिक बिंदुओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 त्रिक बिंदुओं का योग क्या होगा। आप सब ने बिलियर्ड्स की बॉल देखी है, बिलियर्ड्स की बॉल की ही तरह त्रिक बिंदु होते, जैसे एक बॉल इससे ट्रायंगल बना, फिर 2 बॉल और आ गई इसके नीचे तो एक ट्रायंगल बना, फिर ऐसी 5 बॉल और हो गई, ये 2 हो गई, 3 हो गई, ये फिर ऐसी हो गई बॉलें, ये हो गई, ये ट्रायंगल बना। इसे कहते हैं त्रिक बिंदु।
इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है n, ठीक, इंटू n प्लस वन अपॉन इंटू n प्लस टू अपॉन टू है ये अपॉन 6। ठीक, ध्यान से देखें हम कितने बोले उसने 10, चलिए रख दें 10 इंटू 11 इंटू 12 अपॉन क्या हो गया 6, डिवाइड कर दिया कितना आया 2, इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा हमें आंसर 220। हमें क्या आंसर मिलेगा 220 आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि प्रत्येक घंटे में उसकी चाल पिछली साल से 2 गुनी हो जाए, उसकी चाल पिछली चाल से क्या हो जाए 2 गुनी हो जाए, तो 8 घंटे में क्या होगी। चलिए 2 गुनी डबल 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 हो रही है, मतलब ये जीपी के अंतर्गत आ गया। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत आ गया। देखिए उसका योग का फार्मूला होता है ए, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, आर एन की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर माइनस क्या होता है 1 होता है। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, ठीक, आर की वैल्यू क्या कह रहा है 2 गुनी, आर की वैल्यू क्या करें 2 गुनी डबल होती जाती है, तो हम क्या कर देंगे इधर 2 कर देंगे। कितने घंटे में 8 घंटे में। एन की वैल्यू क्या हो गई 8 माइनस 1 अपॉन, ठीक, 2 माइनस 1। चलिए ठीक, इसको सॉल्व करें 10 इंटू, ठीक है 2 का इंटू 8 बार करेंगे 256 माइनस 1 अपॉन, ठीक, अपॉन 1 तो रख ही नहीं सकते, 1 है तो ठीक, इसको घटा दें, ये आंसर आया 255 इंटू 10। जब हम इस 10 का इंटू करेंगे तो हमारे को आंसर क्या मिलेगा 2050 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर चुकी होगी 2050 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। अगला क्वेश्चन देखें, एक घड़ी में 12:10 हो रहा है। यदि घंटे की सुई 125 अंश का कोण पर घूमती है तो घड़ी में अब क्या समय होगा। चलिए ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, मिनट की सुई, मिनट की सुई, ठीक है ना, मिनट की सुई एक अंश में यानी हम कह सकते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में वो एक अंश घूमती है, ठीक है ना, 2 मिनट में एक अंश घूमती है घंटे की सुई, ठीक है ना, एक अंश घूमती है घंटे की सुई। चलिए 125 इंटू 2, 2 का इंटू करेंगे कितना आया 250। अब इस 250 में हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करें तो कितना आया 4 बार गया 240, बचता कितना 10, यानी हम कह सकते हैं 4 घंटे 10 मिनट बाद, 4 घंटे 10 मिनट आप 12:10 में जोड़ दें, 4 घंटे 10 मिनट को आप काय में जोड़ दें 12:10 में जोड़ दें, तो आपका आंसर आएगा 4:20। कितना आएगा 4:20 आएगा। अगला क्वेश्चन, 120 के डिवाइजर यानी भाजकों की संख्या क्या होगी। 120 में ऐसी कौन कितनी संख्याएं होंगी जो 120 को डिवाइड कर सकें। चलिए ध्यान से देखें, इसको हम तोड़ दें, 2 से तोड़ें 60, फिर 2 से तोड़ें 30, फिर 2 से तोड़ें 15, फिर 3 से तोड़ें 5, फिर 5 से तोड़ें क्या मिलता है हमें 1। 2 कितनी बार है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 प्लस 1, ठीक है 3 प्लस 1, 1 से तो डिवाइड होगा, इंटू
ठीक, 3 कितनी बार है, 1 बार, 1 प्लस 1। 5 कितनी बार है, 1 बार, 1 प्लस 1। चलिए देखते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करेंगे कितना आएगा, 60 यानी 16। 16 ऐसी संख्याएं जो 120 को डिवाइड कर सकती हैं, 120 को डिवाइड कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन, 0 और 1 से कितने अंकों की संख्या बनेगी जो 45 से पूर्णतः डिवाइड हो, 45 से डिवाइड हो। 0 और 1 से ही हमें वो संख्या बनानी है, 0 और 1 के अलावा किसी और से वो संख्या नहीं बनानी है, इतना याद रखना। चलिए, अगर हम 45 को तोड़ें तो 45 को 2 नंबरों में तोड़िएगा। 9 इंटू कितना हुआ, 5। 9 इंटू कितना हुआ, 5 हुआ। 9 की आप सब डेफिनेशन जानते हैं, 9 के टेबल की। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक, 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि हम 1 को 9 बार लिखेंगे। 1 1 1 1 1 1 1, कितने होगा, 4 3 7, 1 1 होगा, 9 होगा। ठीक है ना, इन सबको जोड़ेंगे तो इनका टोटल आएगा 9। 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। बट हमारा 5 है, अब 5 से डिवाइड करना है। ठीक, 5 के पीछे 0 आता है। 5 ऐसी संख्या होती है डिवाइड, पीछे तो 1 आता नहीं है, आगे 1 आ जाएगा पर पीछे 0 आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक 0 लगा तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 5 से भी डिवाइड हो गया। हम कह सकते हैं कितने नंबर बने हमारे, 10 नंबर बन गए। कितने नंबर बने, 10 नंबर बन गए। ठीक, 12 13 14, ये कितने नंबर बने, 10 नंबर बन गए। इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। अगला क्वेश्चन, एक टंकी को एक नल दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भरता है। जो है वो कितना गुना भरता है, जल्दी भरता है। दोनों नल मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो छोटा पाइप अकेला इसे भरने में कितना समय लेगा। चलिए ध्यान से देखिए, जो छोटा पाइप है वो ज़्यादा समय लेगा, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। जो बड़ा पाइप है उसको हमने क्या मान लिया, 3x मान लिया। ठीक, दोनों नल कभी भी भरते हैं तो उसका फार्मूला होता है AB/A प्लस बी। ठीक, बराबर कितने समय में भर रहा है, 36 घंटे में। चलिए 3x इंटू एक्स अपॉन 3 और x को जोड़ना कितना हुआ, 4x बराबर कितना हो गया, 36। x कैंसिल, 3 से इसको काट दें कितना हो गया, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का इंटू कर दें तो 48, 12 चौको 48। ठीक है, कितनी आ गई, 12 चौको 48 आ गई। छोटा पाइप है ना, ठीक, जो ज़्यादा समय लेगा वो छोटा पाइप होगा। बड़ा पाइप x और छोटा पाइप 3x। तो 48 इंटू कितना हो गया, 3 इंटू करेंगे तो हम कितना आएगा, 144 यानी 144। कितना आएगा, 144। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसका रेशो 2:3 के अनुपात में यदि सिक्कों का कुल मूल्य 114 रुपये तो 50 पैसे के सिक्के क्या होंगे। चलिए, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, पैसे होते हैं 100 पैसे। इसका रेशो कितना है, 2x कर लेते हैं इधर। ठीक है, 50 पैसे, पैसे कितना होते हैं, 50 ही होते हैं। इसका रेशो कितना है, 3। ठीक है, 25 पैसे 25, रेशो कितना है, 5। चलिए इंटू कर दें, x हो गया, इंटू कर दें और टोटल कर दें, 200x प्लस इसका इंटू कर दें 150x, इसका इंटू कर दें प्लस 125x इज इक्वल टू 140 यानी 114 रुपये में है ये। इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। चलिए जोड़ दें इन सबको। ठीक है,
200, 150, 350, 350, 400, 475, 475 x बराबर 114 इंटू 100 काट दें। चलिए 25 चौको 100, ठीक है 25 से काट दें, 25 से कम 25, ठीक है ना। 19 बार गया, 19 से इसको काट दें, 14 को 6 बार गया, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 6 मिली। किसके सिक्के पूछे हैं, 50 पैसे। 50 पैसे का रेशो कितना है हमारे पास, 3x, 3 इंटू, ठीक है ना, काटा गलत है, 1 मिनट, 25 चौको 100, 19, ठीक 6 चौको 24 होगा, ये होगा कितना 24। x की वैल्यू कितनी होगी 24, 3 का इंटू आप 24 में कर दें, 24 दिया 72। कितने सिक्के होंगे आपके, 72 सिक्के होंगे। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक वर्ग बनता है। इसी प्रकार से फिर से मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वर्ग बनता है। यह प्रक्रिया अनंत तक चलती है, तो संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। स्क्वायर का क्षेत्रफल पूछ रही है। चलिए ध्यान से देखें, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 10 है, इसकी साइड कितनी है 10 है। चलिए हम अगर स्क्वायर देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 100 होगा। 10 का स्क्वायर हम देखें तो कितना होगा, 100 होगा। अब हम इसके मध्य बिंदुओं को मिला दें, ये मध्य बिंदु मिल गए, पर अब ये वर्ग में ये डायगोनल्स होगा, डायगोनल्स मतलब विकर्ण होगा, और जब विकर्ण होगा तो विकर्ण के इसका क्षेत्रफल के लिए कोई भी एरिया निकालना, अगर विकर्ण हो तो उसका क्षेत्रफल जो होता है एरिया का फार्मूला वो होता है डायगोनल्स का स्क्वायर अपॉन 2। डायगोनल्स का स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 2 होता है। चलिए ये 10 है ना, तो ये भी कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी हमें कितना मिला 50। फिर ऐसे इसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, देखिए ये आधा हुआ 50, 100 का आधा 50, फिर कितना होगा 25। ये जीपी में बन गया, यानी गुणोत्तर माध्य में बन गया। क्या में बन गया, गुणोत्तर माध्य में बन गया है। अब हम इसके लिए जब इन्फिनेटिव तक होता है जीपी में कोई चीज़, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं ए इज इक्वल टू 1 माइनस आर, 1 माइनस आर लगाते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, शुरू का क्षेत्रफल 100, 100, ठीक है ना, ठीक है, क्या हो गया 100, ठीक। फिर क्या कहा उसने, आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, अनंत तक चलती, मतलब आधी होती जा रही है, 1 माइनस 1/2 इंटू करें 100 अपॉन 2 में से 1 गया 1/2, इस 2 का इंटू इसमें कर दें, कितना आया 200, यानी संपूर्ण जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो कितना होगा 200 होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग में की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी। कभी भी वो कमी बोले उसका फार्मूला 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100, कमी बोले, और अगर वृद्धि बोले तो ये साइन हेड आएगा। 20% की कमी है, -2 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर बटे 100, ठीक, -40 प्लस 4, ठीक, 400, 100 से 100 कट गया तो इजिकल टू कितना है -36। हम कह सकते कितने की कमी हो गई, है। एक नाव धारा की दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे से चलती है आवर से, और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ध्यान से देखिए, शांत
जल में। नाव की चाल का फार्मूला होता है a प्लस बी बटे 2, यानी हम कह सकते हैं इसका औसत निकाल दें तो हमारा शांत जल आ जाएगा 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। हम कह सकते हैं कि तिहाई शांत जल में हमारी चलाई 5 किलोमीटर पर आवर्स। अगला क्वेश्चन देखें। 9 की पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा, शेषफल। ध्यान से देखिए, यहाँ कितना है, नंबर है 6 से। ये इवन नंबर होता है कि ओड, ये होता है इवन नंबर यानी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, यानी 9 पे पावर कितने की हो गई, 2। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 81। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 81। डिवाइड कर दें 8 से, हम कितनी बार गया, 80। क्या बचा, 1। अगर इवन नंबर है तो सबसे छोटी इवन नंबर 2 होती है। ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो सबसे छोटा ऑड नंबर 1 पर प्लस 1 है ना, यहाँ पर प्लस 1, ये हो गया 82। ठीक है, तो ये आपका क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर। आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। चलिए अगला देखें। एक पासे को उछालने में 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 2 से एक पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं। ठीक है, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 2 से बड़ा अंक 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कितने नंबर होगा, 1 2 3 4, 4 अपॉन पासे में नंबर कितने होते हैं, 6। काटे पीटे कितना है, 2/3। हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या मिला, 2/3। अगला क्वेश्चन। 4 और 9 के बीच हरात्मक माद HP। ठीक, क्या होगा, चलिए हरात्मक माद का फार्मूला होता है 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक, लगा दे फार्मूला, 2 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन 4 और 9 जोड़ा कितना हुआ, 13। कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इंटू कर दें, 9 चौको 36, 36 दूनी 72, 72/13, 72/13 आंसर है, यस है, बिल्कुल सही, 72/13। अगला क्वेश्चन देखें। 3 घंटियां जो 12 15 16 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं तो 9 बजे से शाम 3 बजे तक कितनी बार बजेंगी। 12 15 और 60 का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम। इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 240 सेकेंड। कितना आएगा, 240 सेकेंड। अब इस 240 में आप 60 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 4 मिनट। कितना आएगा, 4 मिनट। यानी घड़ियां जो तीनों एक साथ बजेंगी वो 4 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। सुबह 9 बजे से लेके शाम 3 बजे तक हमारे पास 6 घंटे होगा। क्या होगा, 6 घंटे होगा। 6 घंटे में कितने मिनट होंगे, चलिए 60 मिनट है ना, डिवाइड बाय 4 मिनट से कर दें, काटा पीटा कितना आया, 15, 15 छक्के 90। ठीक है ना, प्लस, इस बात को याद रखना, प्लस, क्योंकि 9 बजे वो ऑलरेडी एक बार बज चुकी है, टन टन टन, तो हम कह सकते हैं कितना आया, 91। कितनी बार बजी है वो, 91 बार बजी है। अगला क्वेश्चन। x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 को x माइनस 2 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू आ गई 1। x के स्थान पे रख दीजिए, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2। हम क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर क्या आया, 2 आया है। अगला क्वेश्चन।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के बराबर 0 का एक मूल रूट्स 2 हो तो ठीक के का मान क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी। चलिए ध्यान से देखें। अल्फ़ा इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कुछ नहीं है, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कुछ भी नहीं है। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू नहीं मालूम हमें, बराबर बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1, ए की वैल्यू क्या है 1 1, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास माइनस 3, बीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास माइनस 3 हो गई है। अब जब बीटा की वैल्यू आ गई तो हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 3 बराबर सी की वैल्यू क्या है माइनस के, ए की वैल्यू क्या है 1। चलिए इंटू कर दें। ठीक है, माइनस 6 बराबर माइनस के की माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, टेस्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।